हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित बिल, जिसे महिला आरक्षण बिल के नाम से जाना जाता है, हाल ही में लोकसभा में लाया गया है। बिल क्या है, चर्चा में क्यों है और भारत में इस बिल का इतिहास कैसा रहा, नए बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के आरक्षण के संबंध में, कब तक इसे देश में लागू किया जाएगा और आने वाले समय में सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, इस क्वेश्चन के आंसर आज के इस सेशन में आपको डिटेल में मिलने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सारे कोर्सेज काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन चाहते हैं तो देखिए, यहां पर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं आरंभ बैच में। आप रूट एप्लीकेशन पर जाकर इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअली पॉलिटी का कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, जहां पर मैंने बहुत ही डेप्थ में पॉलिटी पढ़ाई है। आप रूट एप्लीकेशन पर उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में कि यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मंडे के दिन, मतलब 18 सितंबर के दिन, जो महिला आरक्षण बिल है, जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, इसे मंजूरी प्रदान की थी। और अब जाकर नई लोकसभा भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसे लोकसभा में रखा गया है, इस बिल को रखा गया है और इसे एक नया नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह विमेंस रिजर्वेशन बिल है जो कि 1996 से भारत में कभी ना कभी हमें लोकसभा में देखने को मिला है। इतिहास में जानेंगे कि क्या इतिहास रहा, क्यों पास नहीं हो पाया, क्या कारण थे, और अब लाया गया है ये एक और बार नई संसद भवन में। पहली बार लोकसभा लगी है और यहीं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, मतलब यूनियन कैबिनेट के द्वारा ही आप जानते हैं बिल को लाया जाता है। अगर किसी को भी कानून बनाना है, प्रोसीजर आपको पता है, पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास करवाने के बाद अगर प्रेसिडेंट के उस बिल पर सिग्नेचर मिल जाते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून। तो अभी देखा जाए तो ये एक बिल है ना। कानून या एक्ट बाद में बनेगा अगर ये पास हो जाता है दोनों हाउसेस में और प्रेसिडेंट का अगर उस पर सिग्नेचर मिल जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो हम बिल की बात कर रहे हैं, लोकसभा में लाया गया है। बिल क्या है, महिलाओं को कहां आरक्षण की बात करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बिल के माध्यम से लोकसभा और राज्य की विधानसभा, मतलब जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा में, और अगर हम राज्य की विधानमंडल में बात करें तो विधानसभाओं में जो चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वहां पर महिलाओं को 1/3, मतलब एक तिहाई, जहां पर हम 33% बोल रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक तिहाई उसको मानना, एक तिहाई आरक्षण की बात करता है। एक तिहाई सीटें लोकसभा हो या सभी राज्यों की विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह इस बिल में प्रावधान किया गया है। हाल ही में से लोकसभा में भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा रखवाया गया। अब इतिहास जानते हैं कि इस बिल का इतिहास क्या है। तो देखिए, अगर सोसाइटी में चेंजेस लाना है, अगर सेक्स रेशियो को सही करना है, इसके अलावा अगर महिला साक्षरता को बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहली बार देखिए 1996 में, 1996 में एच डी देवगौड़ा की जब गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट में सबसे पहली बार महिला आरक्षण से संबंधित बिल लाया गया था और यह उस वक्त 81 अमेंडमेंट बिल था। ओके, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कि 1996 में एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट में लाया गया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त देखिए गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, तो इनके जो गठबंधन दल है, जो कि नॉर्मली हिंदी बेल्ट से आते हैं, बिहार, यूपी, इन्होंने इस बिल को अपोज किया। अब क्योंकि इनको तो देखिए गठबंधन की सरकार थी, कुर्सी ना चली जाए, इसीलिए ज्यादा प्रेशराइज्ड भी नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त इस बिल को पार्लियामेंट में पारित नहीं करवा पाए और यह बिल उस वक्त हो जाता है खत्म और उस वक्त यह एक्ट नहीं बन पाता। आगे चलकर 1998 में दूसरा प्रयास हमें अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, लेकिन कंडीशन यहां पर भी सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी हम बोल सकते हैं या फिर एनडीए बोल सकते हैं, गठबंधन दल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इसे लोकसभा में लाया गया, लेकिन उस वक्त भी यह पास नहीं हो पाया।
आगे चलकर 1999, 2002, 2003, 2004 में भी इसे पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट में लाया गया और पास करवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाल वही रहा, दोनों सदनों में यह असफल होता रहा या पार्लियामेंट में कभी भी पास नहीं हो पाया। 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आती है जो कि कांग्रेस और उसका गठबंधन दल है यूपीए। इस यूपीए की गवर्नमेंट में 2008 में इस बिल को 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से लाया गया और इसे राज्यसभा में रखा गया। देखिए 2008 में इस पर एक कमेटी का भी गठन किया गया था, एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया था और आगे चलकर 2010 में इसे राज्यसभा में भारी बहुमत से पास करवा लिया गया। अब दिक्कत यह कि देखिए राज्यसभा में तो यह बिल पास हो गया, बीजेपी का भी समर्थन था इस बिल पर उस वक्त, लेकिन जो कांग्रेस के गठबंधन दल थे, क्योंकि यूपीए थी, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को था नहीं, तो उसके जो गठबंधन दल थे जैसे कि देखिए समाजवादी पार्टी या फिर कहें राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने ही कहीं ना कहीं बिल को अपोज किया। तो क्योंकि अब गठबंधन की जो पार्टियां है वही अपोज कर रही है, तो उस वक्त कोई भी अगर गवर्नमेंट है तो वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये अपना समर्थन खींच लेते हैं इस बिल के कारण तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इसीलिए राज्यसभा में तो ये उस वक्त पास हो गया था, लेकिन इसे कभी भी लोकसभा में ला ही नहीं पाए। और आगे चलकर आप जानते हैं 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, मतलब यूपीए गवर्नमेंट हो जाती है वहां पर खत्म। लेकिन इस वक्त जो इस बिल में प्रावधान किए थे, पहले हमको यह समझना पड़ेंगे कि 2010 में जो बिल आया था, जो पास हुआ था राज्यसभा में, उसमें क्या प्रावधान थे और क्यों उसी को कंटिन्यू ना करके 128th अमेंडमेंट बिल को लाया गया है। यह हमें पता चलेगा जब हम प्रावधान देखेंगे। तो देखिए अगर प्रावधानों की बात करते हैं, विधेयक की मुख्य बात करते हैं कि क्या प्रावधान थे 2010 के बिल में, तो देखिए फ्रेंड्स वहां पर भी कुछ प्रावधान तो सेम ही थे, जैसे कि देखिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, सेम चीज थी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया था कि जो सीट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है उनमें से भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटन किया जाएगा सीटों का सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। और इसके अलावा यह संशोधन जिस दिन से भी देश में लागू होगा 15 साल बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, यह प्रावधान किया गया। वहां पर देखिए परिसीमन जो डीलिमिटेशन होता है उसकी शर्त नहीं रखी गई थी कि भाई हम डीलिमिटेशन के बाद ही इसे लागू करेंगे, यह बात नहीं की गई थी, जैसे ही पास हो जाएगा लागू कर देंगे। अब जो बिल लाया गया उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि इसे देश में डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस बिल से अब आने वाला बिल अलग हो जाता है और एक नए अमेंडमेंट बिल के रूप में उसे लाया गया है। अभी देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अगर यहां पर पास हो चुका था तो लोकसभा तो कभी भी पास कर सकती है। तो आज भी 14 साल पुराना बिल या जो 2010 में पास हुआ था, ऑलमोस्ट 13 साल हो गए, उसे यहां पर लोकसभा में पास करवाया जा सकता था, लेकिन कंडीशन सेम होती तब। लेकिन अब क्या हुआ है, कंडीशन चेंज हो गई है बिल की, इसलिए अब दोनों हाउसेस में दोबारा पास करवाना पड़ेगा, तो नया बिल लाया गया है। अब जो नया बिल है उसमें क्या प्रावधान है, तो देखिए नए बिल की बात करते हैं तो इसे 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में लाया गया है। इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ही है, नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब देखिए इस बिल में नॉर्मली 4 संशोधन की बात की गई है संविधान में, और सब कहीं ना कहीं महिलाओं को रिजर्वेशन ही देंगे। देखिए कहां कहां पर, सबसे पहली चीज दिल्ली एनसीआर की बात होगी, 239 AA जो कि दिल्ली एनसीआर की बात करता है, उसमें एक सब क्लॉज जोड़ा जाएगा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, यह दिल्ली की बात हो गई। इसके अलावा आर्टिकल 330 में 330A जोड़ा जाएगा और इसके तहत लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यह 330A है ना। इसके अलावा आर्टिकल 332 में एक सब क्लॉज जोड़ा जाएगा 332A और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो कहां कहां मिल गया, दिल्ली में मिल जाएगा क्योंकि
यूनियन टेरिटरी है, एनसीआर है, तो स्पेशल प्रावधान है। सेकेंड, लोकसभा में कर दिया। थर्ड, राज्य की विधानसभाओं में कर दिया। एक और आर्टिकल जुड़ेगा 334 में, और इसमें जोड़ा जाएगा सब क्लॉज 334A, और यह प्रावधान किया जाएगा कि भैया ये जो आरक्षण की व्यवस्था है लागू होने के बाद या स्टार्ट होने के बाद, मतलब जिस दिन भी परिसीमन हो जाएगा, देश में लागू कर दिया जाएगा, उस दिन से 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। उसके बाद क्या? उसके बाद पार्लियामेंट उस पर वापस विचार करेगी। खत्म नहीं किया जा रहा है, वापस विचार करेगी। ठीक है, लेकिन परिसीमन की शर्त जोड़ दी गई है कि परिसीमन के बाद ही इसे देश में लागू किया जाएगा। अब बात आती है कि कब तक लागू होगा। तो देखिए, एक अमेंडमेंट अगर हमको याद होगा तो 84 अमेंडमेंट एक्ट है, यह आया था 2002 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया था, वो जो परिसीमन किया गया था 2002 में, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि भैया 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो परिसीमन होगा वो 2026 के बाद ही होना है। ठीक है, कर लें, लेकिन लागू से 2026 के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में चेंजेस नहीं किया जा सकता। सेकेंड, जनगणना भी चाहिए, और 2021 की जनगणना अभी तक हो पाई क्या? कोविड के कारण नहीं हो पाई, तो अभी भी जनगणना होने में 2 साल लगेंगे 2021 की जनगणना में, और इसके बाद परिसीमन 2026 से पहले हो नहीं सकता, तो यह 2026 के बाद ही लागू किया जा सकता है देश में। और ऑलमोस्ट आप जानते हैं परिसीमन के बाद सीट बढ़ेगी विधानसभा और लोकसभा में, तब 2029 के आम चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा में, और 2026 के बाद अगला चुनाव 2027 में 8 राज्यों में होगा, तो वहां पर सीटें बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। क्लियर हो जाता है। अब बात आती है, क्या राज्यों की भी सहमति इस बिल को पास करवाने में जरूरी है? तो देखिए, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट का प्रावधान है, या तो दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कराओ, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लो, और बिल हो गया अमेंडमेंट। लेकिन दूसरा एक और अमेंडमेंट है, अगर कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसा संशोधन है जो कि देश के फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता है, फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यों की भी सहमति उस बिल पर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अब अगर हम इस बिल को देखने जाते हैं, तो देखो, विधानसभा की भी सीटें चेंज होगी, विधानसभा में भी महिलाओं का आरक्षण होगा, तो 33% जब आरक्षण होगा तो काफी सारी राज्यों में भी महिला सीटें आरक्षित होगी, तो कहीं ना कहीं राज्य इफेक्ट हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा की सीटें भी अल्टीमेटली आती तो राज्यों से ही है, तो लोकसभा में जब महिला सीटें आरक्षित होगी तो राज्य इफेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं ये देश के फेडरल सिस्टम में इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए यहां पर जो अमेंडमेंट चाहिए वो 2/3 मेजोरिटी दोनों सदनों में, और इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में सिंपल मेजोरिटी से, मतलब 50% प्लस मेजोरिटी से भी इस बिल को पास होना चाहिए। तो राज्यों की भी सहमति इस बिल पर जरूरी होगी। अगर दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उसके बाद समझ में आया। लागू कब होगा यह भी पता चल गया। अब बात आती है कि क्या भारत में महिलाओं के लिए अभी राजनीतिक आरक्षण है क्या? तो हमें यह आरक्षण देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायतों में आर्टिकल संविधान में दिया गया है 243D, और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 1992 में 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि पंचायती राज में 33% तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन राज्यों को थोड़ा सा न्यूट्रल छोड़ा गया, उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने आरक्षण बढ़ा या घटा सकते हैं। नॉर्मली घटा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते ही हैं। तो इसी कंडीशन में देखिए, अभी किस राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर पंचायतों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जा रहा है। तो आरक्षण की व्यवस्था तो पहले से भी पंचायतों में है, और यहां पर जहां जहां महिलाएं अपॉइंट है पंचायतों में, यह देखा गया है कि वो काफी एफिशिएंसी से अपना वर्क कर रही है, करप्शन बहुत ही लेस है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर महिलाएं पंचायतों में। तो इसलिए भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बिल का जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया, जो एक नया गठबंधन बना है, उसके जो मेंबर दल हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में इस बिल के। तो इसको पास होने से तो वैसे कोई नहीं रोक पा रहा, तो पास तो इस बार हो ही जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है और विपक्ष भी काफी सारा इसका समर्थन कर रहा है। तो इस बिल को पास किया जा सकता है इजीली। अभी लोकसभा में लाया गया है, लेट्स सी आगे क्या होता है।
अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो केवल लोकसभा में आया है, फिर जो भी होगा उसकी अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए महिलाओं को आप जानते हैं पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए नहीं जाते समाज में, इसीलिए ये बिल बहुत जरूरी हो जाता है। पर्सनली मैं तो ये मानता हूं कि ये बिल महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जीडीपी में अगर महिलाओं की भागीदारिता राजनीति में बढ़ती है, समाज में बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जीडीपी में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हम यूरोप के देश देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे देश जो कि डेवलप है, वहां पर आप देखिए जो महिलाएं हैं वो वर्किंग वुमन है, तो वो जीडीपी में क्योंकि योगदान दे रही है, इसीलिए वो देश डेवलप है। और हम क्योंकि आप जानते हैं विकासशील देश हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं नॉर्मली हाउस वाइफ है, तो जरूरी है ऐसे बिल जो कि महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ऐसे बिल की जरूरत होती है। देखिए अभी अगर हम लोकसभा में देखें तो 17वीं लोकसभा जो कि 2019 में आई थी, इसके बाद जो उपचुनाव भी हुए हैं कहीं कहीं, उनको मिला ले तो वर्तमान में 82 ही महिलाएं हमें लोकसभा में अभी देखने को मिलती, जो कि देखिए केवल 15% के आसपास है, बहुत कम रेशो है महिलाओं का। इसके अलावा अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों की स्थिति तो और खराब है। सबसे ज्यादा किसी राज्य की विधानसभा में अगर महिलाएं हैं तो वो छत्तीसगढ़ है। यहां पर ऑलमोस्ट 14.5% वहां की विधानसभा में महिलाएं। तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी राजनीति में भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट के द्वारा किए गए, ये सराहनीय है। अब हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल क्यों जरूरी है, तो वैसे मैं बता ही चुका हूं कि ये जरूरी क्यों है, लेकिन इसके अलावा भी अदर कारण देखें तो देखिए महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन के एक शोध के अनुसार जहां महिला सांसद ज्यादा है वहां पर करप्शन बहुत कम। तो यही मैंने आपको पंचायत का एग्जांपल दिया, जहां पर महिलाएं वहां पर वर्क एफिशिएंसी भी ज्यादा है, वहां पर करप्शन भी, जहां पर पुरुष ज्यादा है उनसे लेस करप्शन हमको उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस बिल के माध्यम से इनडायरेक्टली देश में देखिए लिंगानुपात और साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। महिला साक्षरता जो विमेन एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साल 2021 में देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में भारत में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स 13.5% तक गिर गया था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही। तो इस आधार पर ये जो महिला आरक्षण बिल है कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देगा, सोसाइटी में एक नए एग्जाम्पल सेट कर सकता है, महिलाओं को बाहर आकर वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, समाज में, राजनीति में, अन्य जगह पर, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इस बिल के माध्यम से। हालांकि देखिए कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या होने वाला है ये तो हमको पता चल गया। अगर हम इसके अपोज करने वालों को सुने तो उनका कहना है कि यहां पर फिर से समाज में असमानता बढ़ेगी, क्योंकि देखिए महिलाओं को आपको योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिया जाए। अगर आप उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे रहे हैं किसी भी चीज का, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं कमजोर है, इसीलिए आपको उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। ये किसका मत है? जो कि अपोज कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी बोली जा रही है कि देखिए यहां पर एक डेमोक्रेटिकल कंट्री, जो डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, लोकतांत्रिक जो देश है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो चुनने का अधिकार है वो लिमिटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में पुरुष कोई पावरफुल है राजनीति में जो उस क्षेत्र का विकास कर सकता है, लेकिन सडनली अगर वो सीट महिला आरक्षित सीट हो जाती है, तो वहां के जो लोकलाइट है उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा उस पुरुष को चुनने का, क्योंकि वो तो महिला आरक्षित सीट हो गई। तो अब कौन लड़ेगा वहां से चुनाव? महिलाएं लड़ेगी। तो अब उनकी जो चुनने का अधिकार है, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है नॉर्मली, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता हुआ दिखाई देगा। तो काफी सारे तर्क हैं, इसके समर्थन में भी काफी तर्क है, इसके विरोध में भी काफी तर्क है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम इनका इफ और बट देखें, अगर हम निकालने जाए कंक्लूजन, तो हमको पता चलता है कि पुरुष प्रधान समाज में, देश में महिलाओं की स्थिति को अगर सुधारना है तो ऐसे बोल्ड स्टेप तो लेने पड़ेंगे, महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा।
बाद में खत्म किया जाएगा, आज से 15 साल बाद, हो सकता है मे भी 50 साल बाद, लेकिन अभी उनको जरूरत है क्योंकि समाज की मुख्य धारा से काफी महिलाएं बाहर है। ऑलमोस्ट 50% महिलाएं भारत में अभी भी हाउस वाइफ है। तो वो बाहर निकल के काम करे, राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे, देश के विकास में योगदान दे। इसके लिए ऐसे बिल की जरूरत है। तो ये महिला आरक्षण बिल है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, जो कि हाल ही में लोकसभा में लाया गया है। आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको वक्त के साथ दे दूंगा, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि ये बिल क्या है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।